हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पे। आज हम फिर से जुड़ गए एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। आज इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अन्य टॉपिक जो है जैसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, केस स्टडी एंड एग्जाम्पल, और लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मौद्रिक नीति की परिभाषा क्या होती है। मौद्रिक नीति एक ऐसा आर्थिक उपाय है जिसका उद्देश्य होता है कि मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लक्ष्य होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। दूसरा होता है आर्थिक विकास को प्रमोट करना यानी प्रोत्साहन देना। तीसरा होता है रोजगार की वृद्धि करना, और लास्ट में हो जाता है उसका वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए वो। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य में सबसे पहला बात आता है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को नियंत्रित करना ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंतर्गत स्थिर और संतुलित आर्थिक विकास को प्रमोट किया जाता है। तीसरा आ जाता है रोजगार वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और बेरोजगारी दर को कम करने में सहायता करना। चौथा है वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वित्तीय स्थिरता वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है और वित्तीय संकट को रोकती है। मॉनेटरी पॉलिसी इन चारों के माध्यम से किसी भी आर्थिक व्यवस्था में महंगाई दर को नियंत्रित करना हो या कीमत के स्थिरता को बनाए रखना हो तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना हो या रोजगार के अवसर को बढ़ाना हो या बेरोजगारी दर को कम करना हो या वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना हो या किसी भी आर्थिक व्यवस्था में वित्तीय संकट नहीं है, इन सभी को रोकना हो, ये सब मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं। अब बात करेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में, यानी मौद्रिक नीति के टूल्स क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहला टूल्स है खुला बाजार संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको शॉर्ट में OMO कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के माध्यम से जो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है उसे खुला बाजार संचालन कहा जाता है। जब खुला बाजार संचालन में सरकारी प्रतिभूति की खरीद होती है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाता है और ब्याज दरें घटने लगती है। जब सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति घटता है और ब्याज दरें बढ़ जाती है। अब ब्याज दर के बारे में जानते हैं कि ब्याज दर कितने प्रकार की होती है। अब ब्याज दर के बारे में जान लेते हैं कि ब्याज दर कितने प्रकार की होती है मुख्यतः। पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट ऐसा दर है जिसपे केंद्रीय बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को उधार देने पर लगता है। यानी जो भी भारत में बैंक हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गए, SBI, एक्सिस बैंक और अन्य सारे बैंक, जो केंद्रीय बैंक से लोन लेती है यानी उधार लेती है, और केंद्रीय बैंक जिस रेट पर बैंक को उधार देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का नाम से स्पष्ट है कि रिवर्स, उल्टा, रेपो रेट, उलट रेपो रेट, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों से उधार लेने पर जो ब्याज लगता है। जब कभी केंद्रीय बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है और वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है, जैसे SBI, RBI, SBI से पैसे लगे और उस पर जो ब्याज लगेगी उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उधारी और खर्च को प्रोत्साहित करती है, यानी जब ब्याज दर कम होता है तो उधारी यानी लोन और खर्च बढ़ जाती है, और जब ब्याज दर ऊंची होती है तो उधारी को महंगा करके खर्च को हटाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और अगला होता है आरक्षित अनुपात यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। बैंकों को अपने जमा का एक हिस्सा रिजर्व रखना होता है जो कि केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। जैसे कोई भी बैंक है, मान लेते हैं कि कोई देना बैंक, जैसे देना बैंक है, उसके पास जितने भी कैपिटल है, जितने भी पूंजी है, उस पूंजी का कुछ भाग
आरबीआई के पास जमा करना होता है, जिसको आरक्षित अनुपात कहा जाता है। आरक्षित अनुपात के प्रभाव क्या होते हैं? जब आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाएगी तो बैंकिंग की उधारी क्षमता कम होगी, यानी जब बैंक के पास जितने भी कैपिटल रहेंगे उसके आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी कि आरबीआई के पास उसको अधिक से अधिक पैसे जमा करने होंगे। तो जब आरबीआई के पास बैंक अधिक पैसे जमा कर देंगे तो उसके पास लोन देने के लिए पैसे कम रहेंगे। तो जब पैसे कम रहेंगे तो मार्केट में पैसे कम जाएंगे और उसका खरीदने की क्षमता कम जाएगी। दूसरा है कि जब आरक्षित अनुपात को घटाते हैं तो बैंकिंग की उधारी की क्षमता बढ़ जाती है, यानी बैंक को लोन देने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगला है डिस्काउंट रेट, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को ऋण देने पर ब्याज दर लागू होता है, उसको डिस्काउंट दर कहा जाता है। डिस्काउंट दर का प्रभाव क्या होता है? जब डिस्काउंट दर में कमी होगी तो बैंकों को अधिक से अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जब डिस्काउंट रेट अधिक होगा यानी उच्च होगा यानी हाई होगा तो बैंकों को उधार लेने के लिए हतोत्साहित करेगी, यानी कि बैंक उधार लेने से बचेंगे। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति कितने प्रकार का, इसके बारे में बात करते हैं। मौद्रिक नीति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है विस्तारात्मक मौद्रिक नीति यानी एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहले बात करेंगे विस्तारात्मक मौद्रिक नीति के बारे में। इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक मंदी हो या गिरावट को दूर करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देना और ब्याज दरों को घटा देना, जिससे ब्याज दरों में कमी आएगी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बढ़ेगी और आरक्षित अनुपात में कमी आएगी। दूसरी तरफ है संकुचनात्मक मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और आर्थिक ओवरहीटिंग को रोकने के लिए मुद्रा की आपूर्ति को घटा दिया जाता है और ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ब्याज दरों में वृद्धि होती है और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, आरक्षित अनुपात में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति का संचार तंत्र यानी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है मौद्रिक नीति का, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ब्याज दर चैनल। ब्याज दर चैनल का काम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ब्याज दर चैनल जो होते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव से उधारी की लागत प्रभावित होती है, जो कि उपभोक्ता और व्यवसाय को खर्च करने की आदतों को बदलता है। दूसरा है संपत्ति मूल्य चैनल, एसेट प्राइस चैनल। इसका काम होता है ब्याज दर में बदलाव से संपत्ति के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे धन की स्थिति बदलती है और खर्च और बढ़ या घट सकती है। तीसरा होता है विनिमय दर चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल के अंतर्गत ब्याज दर में बदलाव से मुद्रा की विनिमय दर प्रभावित होती है, जिससे निर्यात और आयात की लागत बदलती रहती है। चौथा है क्रेडिट चैनल। क्रेडिट चैनल के अंतर्गत मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंकों के लिए उपलब्ध क्रेडिट की मात्रा और लागत बदलती है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो मौद्रिक नीति के संचार तंत्र के अंतर्गत हमने 4 चीज़ों के बारे में चर्चा किया: ब्याज दर चैनल, संपत्ति मूल्य चैनल, विनिमय दर चैनल और क्रेडिट चैनल। अब आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति होती है उसकी चुनौतियाँ क्या क्या है और उसकी सीमाएं क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है कि समय की देरी, टाइम लैग्स। मौद्रिक नीति के प्रभावों को दिखने में समय लग जाता है। दूसरा है आर्थिक अस्थिरता यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। बाहरी आर्थिक कारक मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति और मंथन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना बिना मंथन यानी बिना मंदी या आर्थिक ठहराव पैदा किए मुश्किल हो सकता है। चौथा है तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। जब ब्याज दरें बहुत कम हो जाती है तो मौद्रिक नीति प्रभावी हो सकती है। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है। 2 प्रकार के मुख्यतः केस स्टडी होते हैं। पहला होता है विस्तारात्मक नीति का उदाहरण और दूसरा है संकुचनात्मक नीति का उदाहरण। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर को घटाया था और मौद्रिक उत्तेजना प्रदान की ताकि आर्थिक मंदी को रोका जा सके।
अब 1980 के बारे में बात करते हैं तो 1980 के दशक में अमेरिकी मुद्रास्फीति के अंतर्गत फेडरल रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बहुत बढ़ा दिया था। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में बात करेंगे। मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रबंधित करने के लिए करता है, जो हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा है। और उसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु है इसके बारे में जानते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य और उपकरण, दूसरा है विभिन्न प्रकार की मौद्रिक नीति है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और लास्ट है संचालन तंत्र और चुनौतियाँ। इन सभी पॉइंटों के बारे में हम बारी बारी से पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो मौद्रिक नीति के ऊपर आधारित थी ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में।